नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का अध्ययन किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग व्यंजनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखना है और हमें पूरा विश्वास है कि जब आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो व्यंजन से संबंधित आपके मन में जितने भी प्रश्न थे उन सभी का आपको उत्तर मिल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यंजन का मतलब क्या होता है। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। यदि हम व्यंजनों की कुल संख्या की बात करें तो हिंदी के अंदर कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। ठीक है ना, कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हिंदी में मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं तो मूल रूप से हिंदी के अंदर व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है ना, ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम जब कुल व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजनों की कुल संख्या 39 हो जाती है, लेकिन जब हम मूल रूप से व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। जब हम कहते हैं कि 39 व्यंजन होते हैं तो इसमें हम लोग 33 मूल व्यंजनों को तो शामिल करते ही हैं, इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पर 4 संयुक्त व्यंजनों को भी शामिल करते हैं और 2 द्विगुण व्यंजनों को भी शामिल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 4 और 2 6, तो 6 व्यंजनों की संख्या बढ़ जाती है। तो कुल व्यंजनों की जब बात की जाती है तो इनकी संख्या 39 हो जाती है। जब मूल रूप से बात की जाती है तो व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। अभी हमने आपको बताया कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हम यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा कमल। कमल शब्द लिखा हमने, आप लोगों को दिख रहा है कि कमल शब्द में 3 वर्ण हैं, का, मा, ला। लेकिन यदि हम कमल का विच्छेद कर दें, यानी कमल के सभी वर्णों को अलग अलग कर दें, तो आप लोगों को दिखेंगे कि इसमें 3 से भी ज्यादा वर्ण हैं। तो इसको अलग अलग करते हैं। तो इसमें पहला वर्ण है का, ठीक है ना, और का में जो स्वर लगा हुआ है वो है हमारा छोटा आ। उसके बाद में अगला वर्ण है माँ। माँ के साथ भी स्वर है छोटा आ। और तीसरा वर्ण है हमारा ला, और ला के साथ में भी स्वर है छोटा आ। तो इस तरह से आप देखिए कि जो कमल शब्द है, जब हमने इसके सभी वर्णों को अलग अलग किया तो आपके सामने 6 वर्ण निकल के आए। इन 6 वर्णों में से जो 3 वर्ण है वो है स्वर, और जो 3 वर्ण है वो है हमारे सामने व्यंजन। तो आप लोग देखिए, जब हमने का बोला तो का के उच्चारण के लिए हमें आ की सहायता लेनी पड़ी। का को हम अलग से नहीं बोल सकते। जब भी हम का बोलते हैं तो का के उच्चारण के लिए हमें आ की सहायता लेनी ही पड़ती है। अलग से का को बोल पाना संभव नहीं है। जैसे आप मुंह से बोलिए का, तो जब आप का बोलते हैं तो का के बाद में आ का उच्चारण अपने आप ही हो जाता है। ठीक है ना, तो का के उच्चारण के लिए हमें आ की सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार से जब हमने माँ का उच्चारण किया तो माँ के उच्चारण के लिए हमें आ की सहायता की आवश्यकता पड़ी, और इसी प्रकार से हमें ला के उच्चारण के लिए आ की सहायता की आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता के हम लोग व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। व्यंजनों को शुरू करने के पहले कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्योंकि इससे संबंधित विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार की जानकारी होती है और परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो व्यंजनों के प्रकार को शुरू करने के पहले हम आपका ये डाउट जो है, जो कई विद्यार्थियों के मन में है, उसको दूर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी के अंदर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52।
जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मूल रूप से हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो मूल रूप से वर्णों की संख्या मानी जाती है 44। आगे चल के हम आपको समझाएंगे कि ये 52 वर्ण कैसे होते हैं और कैसे 44 वर्ण होते हैं। अभी आप लोग परेशान मत होइए, समझ लीजिए इतना कि कुल वर्णों की जब संख्या पूछी जाती है तो कुल सभी प्रकार के वर्ण मिला के हो जाते हैं 52। लेकिन जब हम मूल रूप से वर्णों की संख्या की बात करते हैं तो वर्णों की संख्या होती है 44। इसी प्रकार से हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है ना, स्वरों की संख्या होती है 11। यदि आप लोग पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पर हमने बहुत अच्छी तरीके से स्वरों को समझाया हुआ है कि कौन कौन से स्वर होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ किताबों में आप लोगों को दिख जाएगा कि स्वरों की संख्या 13 भी होती है। तो जिन किताबों में स्वरों की संख्या 13 लिखी हुई होती है, उन किताबों में अयोगवाह्य को स्वरों में शामिल कर दिया जाता है। आप लोगों को बता दें कि हिंदी के अंदर अयोगवाही की संख्या 2 होती है। एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। लेकिन आपको बता दें हम कि कभी भी हमें अनुस्वार और विसर्ग को स्वर में शामिल नहीं करना चाहिए। ये ना तो स्वर में शामिल किए जाते हैं, ना ही इनको व्यंजन में शामिल किया जाता है। इनको एक अलग समूह में रखा जाता है जिसको अयोगवाह्य कहते हैं। तो इस तरह से व्यंजनों की संख्या 11 ही मानी जाती है। व्यंजनों की संख्या को 13 मानना उचित नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको 11 के साथ ही जाना है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग व्यंजनों की। तो व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बता दिया है कि व्यंजनों की संख्या 39 होती है। लेकिन जब हम मूल रूप से व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं तो मूल रूप से व्यंजनों की संख्या होती है 33। और यहाँ पर हमने ये आपको बता दिया है कि जब हम लोग कुल व्यंजनों की बात करते हैं, यहाँ पर हम 4 संयुक्त व्यंजनों को भी शामिल कर लेते हैं और 2 द्विगुण व्यंजनों को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस तरह से कब हम वर्णों की संख्या को 52 मानते हैं, कब हम वर्णों की संख्या को 44 मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। तो स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है ना, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर के बाद में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। उसके बाद में 2 होते हैं अयोगवाह्य। अयोगवाह्य की संख्या 2 होती है। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और उसके बाद में आते हैं द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है 2। तो यदि हम इन सभी को जोड़ दें, 3 और 1 4, 5 6, 6 4 10, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 आएगी, 3 और 1 4 और 1 5। तो इस तरह से टोटल हमारे वर्णों की संख्या हो जाती है 52। लेकिन जब हम 44 वर्ण लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग इन 11 स्वरों को लेते हैं, 11 स्वरों को लिया जाता है और इन 33 मूल व्यंजनों को लिया जाता है। तो इस तरह से मूल रूप से हमारे वर्णों की संख्या हो जाती है 44। ठीक है ना। तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि कुल वर्ण कितने होते हैं तो आपको 52 के साथ जाना है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि मूल रूप से हिंदी में कितने वर्ण होते हैं तो आपको 44 के साथ जाना है। स्वर की संख्या पूछी जाती है तो आपको 11 के साथ जाना है। कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो 39 के साथ जाएंगे। लेकिन यदि मूल रूप से व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो 33 के साथ जाएंगे। अब कौन कौन से व्यंजन होते हैं इनको हम लोग विस्तार से इनकी चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे जो व्यंजन आते हैं वो आते हैं सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे स्पर्श व्यंजन आते हैं। और स्पर्श व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है इसको समझिए। स्पर्श व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो हमारे मुख के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए निकलती है।
हवा के हमारे मुख के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए निकलने के कारण ही इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए हम आपको लिख के बताते हैं कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको 25 के साथ में जाना है। और ये जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये 5-5 के समूह में वर्गीकृत होते हैं, यानी 5-5 वर्णों के 5 समूह होते हैं। इनके 5 समूहों में ये विभाजित होते हैं। पहला समूह जो होता है वो होता है, पहला वर्ग जो होता है वो होता है का वर्ग। तो का, खा, गा, घा, अंगा। और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 होती है। तो पहला वर्ग हो जाएगा का वर्ग। दूसरा वर्ग होता है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। तीसरा वर्ग होता है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। चौथा वर्ग होता है ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। और पांचवा वर्ग होता है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 होती है और कुल 5 वर्ग होते हैं। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या हो जाती है 25। आप लोगों को बता दें कि जब भी हम लोग व्यंजन को लिखें तो हमें हमेशा उसके नीचे हलंत जरूर लगा देना चाहिए, तभी वो शुद्ध व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना। कभी कभी हम लोग लिखते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग लिख तो देते हैं व्यंजन वर्ण, लेकिन हम लोग उसके नीचे हलंत नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा का, अब जैसे आपने का लिखा, अब अगर मान लीजिए आपने का के नीचे हलंत नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि आप का के साथ में आ की बात भी कर रहे हैं, का के साथ में आ भी है। ठीक है ना। तो ये शुद्ध व्यंजन नहीं कहलाएगा। जब आप का लिखेंगे तो इसमें आ स्वर भी है। तो यदि आपको शुद्ध व्यंजन लिखना है, शुद्ध का लिखना है, तो आपको उसके नीचे हलंत जरूर लगाना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध व्यंजन कहलाएगा। यदि आप नीचे हलंत नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने उसके साथ में स्वर भी लिख दिया है। तो याद रखिए, जब भी हम शुद्ध व्यंजन लिखना चाहें तो हमें उसके नीचे हलंत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बात समझ में आ गई ना आपको। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे व्यंजन आते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनकी कुल संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों के बाद में अगले नंबर पे जो हमारे व्यंजन आते हैं वो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको स्वर और व्यंजन के मध्य माना जाता है। इनको स्वर और व्यंजन के मध्य माना जाता है। याद रखिए, इस बात को पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी कि वे कौन से व्यंजन होते हैं जिनको ना तो पूर्णतः स्वर माना जाता है, ना ही पूर्णतः व्यंजन माना जाता है। तो वे व्यंजन होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हम आपको लिख के बता देते हैं। पहला अंतस्थ व्यंजन होता है या, दूसरा होता है रा, तीसरा अंतस्थ व्यंजन होता है ला, और चौथा अंतस्थ व्यंजन होता है वा। तो इस तरह से टोटल अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। इसके बाद में एक बात और हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। इसमें जो या और वा होता है, या और वा, ये जो 2 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इनको अर्ध स्वर भी माना जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, या कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है। तो आपको याद रखना है कि अर्ध स्वर की संख्या 2 मानी गई है, और या को और वा को अर्ध स्वर माना जाता है। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो रा है, रा को माना जाता है लुंठित। रा को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। अंतस्थ तो है ही, साथ में इसको लुंठित भी कहा जाता है। याद रखिए, इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं कहीं पर अलग से। ला को लुंठित वर्ण कहा जाता है, लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और जो ला है, ला को बोला जाता है पार्श्विक। ला को पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है।
ठीक है ना, याद रखिए इस बात को अच्छी तरीके से। रा को बोला जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से ताकि आपको अच्छी राइटिंग में दिखाई दे। रा को बोला जाता है लुंठित, रा को लुंठित बोला जाता है। और जो ला है, ला को बोला जाता है पार्श्विक। ठीक है ना, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो या को और वा को बोला जाता है अर्धस्वर, रा को बोला जाता है लुंठित और ला को बोला जाता है पार्श्विक। तो इस तरीके से टोटल जो अंतस्थ व्यंजन है इनकी संख्या हो जाती है 4। अंतस्थ व्यंजन के बाद में अगले नंबर पे जो हमारे व्यंजन आते हैं वो होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी स्थान विशेष को रगड़ते हुए निकलती है या संघर्ष करते हुए निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और जब हमारे मुंह से हवा घर्षण करते हुए निकलती है, संघर्ष करते हुए निकलती है, तो उससे हमारे मुंह के अंदर एक ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखिए यहां पर पहला होता है शा, 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 शा और हा, यानी तीनों प्रकार के शा और हा को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बाद में अगले नंबर पे जो व्यंजन आते हैं वो आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। हमने आपको पहले बताया है कि मूल रूप से जब हम व्यंजनों की बात करते हैं तो उसमें हम संयुक्त व्यंजनों को और द्विगुण व्यंजनों को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जब हम कुल व्यंजनों की बात करते हैं तब हम इनको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि अलग से ये कोई वर्ण नहीं होते हैं। जब हम दो व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तभी इनका निर्माण होता है। 4 होती है इनकी संख्या। कौन कौन से होते हैं वो हम आपको लिख के बताते हैं। पहला होता है छ, दूसरा होता है त्रा, तीसरा होता है ज्ञा और चौथा होता है स्रा। ठीक है ना, अब कभी परीक्षा में ये तो पूछा ही जाता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो आपको ये चारों याद ही रखना है, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ये भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 4 याद रखना है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों से मिलके बना है। ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये जो संयुक्त व्यंजन है ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं। तो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छा की। तो छा का निर्माण होता है का और सा के मिलने से। ठीक है ना, आप का प्लस सा ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि आप इसको इस तरह से ना लिखना चाहें, आप इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखना चाहें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं का प्लस सा प्लस आ। दोनों बातों का एक ही मतलब है। यहां पर हमने सा के नीचे हलंत नहीं लगाया तो हमने केवल सा लिख दिया, यहां पर हमने सा के नीचे हलंत लगा दिया तो उसमें जो आ है उसको हमने यहां पर अलग से लिख दिया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। परीक्षा में ऐसा आ जाएगा तो उसका मतलब भी वही है, और अगर इस तरह से याद आता है तो भी उसका मतलब वही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले नंबर पे जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो है त्रा। और त्रा का निर्माण होता है ता और रा के मिलने से। ता और रा के मिलने से त्रा का निर्माण होता है। ज्ञा का निर्माण होता है जा और या के मिलने से। और स्रा का निर्माण होता है शा और रा के मिलने से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, साथ में ये भी याद रखना है कि ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। संयुक्त व्यंजन के बाद में अंतिम नंबर पे जो हमारे व्यंजन आते हैं
वो होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। यदि आपका द्विगुण व्यंजन आ जाए या आपका आ जाए उत्क्षिप्त व्यंजन, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि आप सोचो कि द्विगुण व्यंजन अलग होते हों, उत्क्षिप्त व्यंजन अलग होते हों, तो नहीं। उन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, उन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। इनका निर्माण जो होता है वो 2 वर्णों से होता है। एक होता है डा और एक का निर्माण होता है ढा से। जब हम डा जो वर्ण है, डा डलिया वाला, जब हम इसके नीचे एक बिंदी रख देते हैं तो इससे एक अड़ा बन जाता है, तो इसको बोलते हैं डा वाला अड़ा। और एक का निर्माण होता है ढा ढक्कन से। जब ढा ढक्कन के नीचे भी बिंदी रख देते हैं तो उससे भी अड़ा का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया ना आपके? तो 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, अड़ा और अड़ा। ये 2 अलग अलग प्रकार के अड़ा हैं जो अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। किसी शब्द को लिखने के लिए हम लोग डा वाले अड़ा का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द को लिखने के लिए हम लोग ढा ढक्कन वाले अड़ा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम आपको बताते हैं। जैसे एक नगर का नाम है निवाड़ी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का एक जिला है निवाड़ी, तो उसमें इस वाले डा डलिया वाले अड़ा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और एक जिला है टीकमगढ़, टीकमगढ़ एक नगर का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ में हम लोग ढा ढक्कन वाले अड़ा का प्रयोग करते हैं। तो निवाड़ी में जहां पर हमने डा डलिया वाले अड़ा का प्रयोग किया है, वहीं पर टीकमगढ़ में हमने ढा ढक्कन वाले अड़ा का प्रयोग किया है। तो इस तरह से अलग अलग शब्दों को लिखने के लिए अलग अलग तरह के अड़ा का प्रयोग किया जाता है। आगे चल के जब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कब कौन से अड़ा का प्रयोग किया जाता है, कब कौन से सा का प्रयोग किया जाता है, हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तब हम आपको और अच्छे तरीके से ये सब बातें बताएंगे। अभी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, अढ़ा और अड़ा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हमने आपको जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं उन सभी के बारे में समझा दिया है। सबसे पहले हमने आपको समझाया है स्पर्श व्यंजनों के बारे में। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन के बाद में हमने बात की थी अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या थी 4। अंतस्थ व्यंजन के बाद में हमने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन के बारे में, ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों के बारे में। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 है। उसके बाद में हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजनों के बारे में। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। और उसके बाद में हमने आपको बताया है द्विगुण व्यंजन के बारे में। द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है 2। तो इस तरह से टोटल हमारे व्यंजनों की संख्या हो जाती है 39। ठीक है ना? लेकिन जब हम बात करते हैं मूल रूप से व्यंजनों की, तो हम केवल स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को ही लेते हैं। संयुक्त और द्विगुण व्यंजन को वहां पर छोड़ दिया जाता है। बात आपकी समझ में आ रही? तो इस वाले वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इस वाले वीडियो में हमने ये जो मुख्य वेद हैं जो व्यंजनों के, वो हमने पढ़े हैं। इसके बाद में जो अन्य चीजें हैं जो वर्णमाला में, कि जैसे उच्चारण स्थान क्या क्या है, कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, कौन से वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है, इसके अलावा सघोष अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, इन सबको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, क्योंकि जब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो ज्यादा अच्छी तरीके से फिर समझ में नहीं आता है। तो इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं विराम देंगे और जल्द ही आपको नया वीडियो मिलेगा। तो उसमें जो वर्णमाला का जो शेष भाग है वो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? धन्यवाद।